हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी का समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए एंड आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए यूपी पीजीटी के नोट्स की, समाजशास्त्र की, तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस यूपी पीजीटी का कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो ये यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए हो जाएंगे नोट्स। सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के ये नोट्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स, तो ये टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स हैं, थिंकर से रिलेटेड भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और अभी 19 से 31 मार्च तक नवरात्रि की सेल है, ये ऑफर है जिसमें आपको कुछ छूट दी जाएगी। ये छूट, ये ऑफर रहने वाला है समाजशास्त्र के नोट्स, समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट और समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है। और ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये ऑफर रहने वाला है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक वो हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए, प्रश्न है, कृषक समाज के लक्षण होते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है सजातीयता, पारिश्रमिक, पारिवारिक श्रम, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन, विशिष्ट श्रम विभाजन। कृषक समाज में लक्षण पूछे जा रहे हैं, कौन से होते हैं, यहाँ पर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, बात की जाए कृषक समाज की अवधारणा की, तो ये कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इस अवधारणा के जनक कौन है? रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कृषक समाज की अवधारणा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। अच्छा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा किस पुस्तक में दी है? पुस्तक का नाम है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। और ये कब आती है? ये 1956 में आती है। 1956 में ये इनकी पुस्तक आती है। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। और ये कहते हैं जब रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं तो जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है उसको इन्होंने कृषक समाज कहा था। इसे आप याद रखेंगे। और कृषक समाज के ये लक्षण कितने बताते हैं या विशेषताओं की बात की जाए तो ये 4 बताते हैं। पहला, ये लघुता को बताते हैं, लघुता। दूसरा है लघुता विशिष्टता। तीसरा हो जाएगा समरूपता। और चौथा हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं हैं जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कृषक समाज से संबंधित बताई गई थी। ये भी एग्जाम्स में इनका इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर सही होगा सजातीयता, पारिवारिक श्रम, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है? हेल्ड, ओहेम, हर्स्ट, थॉमसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है, ये बात इनमें से किसके द्वारा
की गई है। हेल्ड, ओहेम, हर्स्ट, थॉमसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा ओहेम। ठीक है, ओहेम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक, जाति, संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं, निम्न में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? ऑप्शन है एडवर्ड शील्ड्स, फायरस्टोन, रुडोल्फ जेमसन, फेडरिक यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक, जाति, संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं, इनमें से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर रुडोल्फ है। ठीक है, रुडोल्फ है, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी अवधारणा दरिदा ने नहीं दी? दरिदा का कॉन्सेप्ट नहीं है। सांस्कृतिक पूंजी, परावाक उन्मुक्ता, विसंरचनावाद, विभेद यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन सी अवधारणा है जो कि दरिदा के द्वारा नहीं दी गई है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी, आपको नाम याद आ रहा होगा बोर्दियू का। ठीक है, बोर्दियू का नाम याद आ रहा होगा। इन्होंने 4 तरह की पूंजी की बात की थी। एक तो इन्होंने आर्थिक पूंजी की बात की। ठीक है, आर्थिक पूंजी की बात की। दूसरा इन्होंने सामाजिक पूंजी बताया। आर्थिक पूंजी हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक पूंजी हो जाएगा। तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है वो है सांस्कृतिक पूंजी का। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक पूंजी है, आर्थिक पूंजी है, सामाजिक पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है, और चौथा और आखिरी जो प्रकार इन्होंने बताया है वो है प्रतीकात्मक पूंजी का। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी का प्रकार है। ये इन्होंने 4 तरह की पूंजी की बात की है। किसने की है? बोर्दियू ने की है, से आपको याद रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है और ये वर्ग विश्लेषण के लिए इन्होंने बताया था। ठीक है, वर्ग विश्लेषण के लिए। ठीक है, पूंजी के 4 प्रकार बताए, ये आपको याद रखना है। हो सकता है पूछ लिया जाए किस आधार यानी कि इन्होंने वर्ग विश्लेषण के लिए पूंजी की बात की, तो ये पूछ सकते हैं कि जो इन्होंने पूंजी के प्रकार बताए वो किसके लिए बताए थे, है ना, आधार क्या था, इसे इस तरह से पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए, किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया? मॉर्गन, मेलोनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शन है। इसमें से किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मेलोनोव्स्की होगा। मेलोनोव्स्की ने धर्म और जादू को पवित्र कहा, विज्ञान को अपवित्र कहा। मेलोनोव्स्की जादू के 2 प्रकार बताते हैं। एक तो इन्होंने सफेद जादू कहा है। ठीक है, एक जादू कौन सा है? सफेद जादू है, और दूसरा जादू क्या होगा? काला जादू होगा। सफेद जादू हो जाएगा और दूसरा जादू का जो प्रकार है वो काला जादू हो जाएगा। ये मेलोनोव्स्की के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर विकल्प में दुर्खीम भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। दुर्खीम ने, ठीक है, दुर्खीम ने धर्म को क्या कहा था? धर्म क्या है? दुर्खीम के लिए पवित्र है। साथ में ये जादू और जो विज्ञान की बात करते हैं, जादू और विज्ञान को ये दुर्खीम क्या कहते हैं? यह अपवित्र है। जादू और विज्ञान को अपवित्र बताया है, धर्म को पवित्र बताया। मेलोनोव्स्की धर्म और जादू को पवित्र बता रहे, विज्ञान को अपवित्र बता रहे। यहाँ पर जादू और साथ में विज्ञान को अपवित्र बताने वाले दुर्खीम है और धर्म को पवित्र बताने वाले दुर्खीम है। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे, अक्सर यहाँ पर गलती होती है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार, ऑप्शंस देखिए, बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार इनमें से किस पर आधारित हो? सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये सभी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सोशलाइजेशंस की अगर हम बात करें, इसकी विशेषताओं से संबंधित, तो ध्यान रखेंगे समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया, इसे आप याद रखेंगे, सीखने की प्रक्रिया, साथ में यह जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता इसमें पाई जाती है। ठीक है, निरंतरता इसमें पाई जाती है, इसे आप याद रखेंगे। प्रारंभिक अवस्था से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण से संबंधित प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? तो प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है। एक प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था का। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था का प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अवस्था में यहाँ पर क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था से किशोरावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाएगी महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की। ठीक है, किशोरावस्था आप याद रखेंगे। ठीक है,
ये याद रखेंगे। और इसमें सामाजिक मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण क्या है? सामाजिक मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की क्या है? प्रक्रिया है। और ध्यान रखेंगे, व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण की विशेषताएं क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है, निरंतरता है, प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के सामाजिक मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम्स में इन विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है परिवार, समूह, विद्यालय और पुलिस है, समाजीकरण का माध्यम नहीं है। तो यहाँ पर परिवार, समूह, विद्यालय होगा, पुलिस यहाँ पर समाजीकरण का माध्यम नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के निम्न सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? जूलियन स्टीवर्ट, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन यहाँ पर दिया गया है। देखकर बताइए, ये प्रश्न कई बार कराया जा चुका है। यहाँ होगा सही जूलियन स्टीवर्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? उद्विकास, द्वंदात्मक, चक्रीय, प्रगतिशील यहाँ पर दिया गया है। परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर द्वंदात्मक हो जाएगा। ठीक है, द्वंदात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना? रॉबर्ट ए डहल, पैरेटो, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? इनमें से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स के अगर अवधारणाओं की बात की जाए, ठीक है, तो इन्होंने अधोसंरचना की बात की है। संरचना के दो प्रकार बताए थे, एक तो अधोसंरचना बताया था, दूसरा इन्होंने अधिसंरचना बताया है। अधोसंरचना, अधिसंरचना का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष की, तो वर्ग संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। स्वयं में वर्ग, ठीक है, स्वयं में वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। और स्वयं के लिए वर्ग, ठीक है, स्वयं के लिए वर्ग की जो अवधारणा है ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके द्वारा दिए गए। और सर्वहाराकरण, ठीक है, सर्वहाराकरण की अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कॉम्ट की मृत्यु कब हुई? अगस्त कॉम्ट की मृत्यु पूछा जा रहा है। मृत्यु कब हुई? जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1798 में हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1798 में। मृत्यु होती है 5 सितंबर 1857 में, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मार्क्स, पार्सन्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ज्ञान के विकास के 3 नियम, यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, ये 3 स्तर बताए थे। इसके अलावा विज्ञान का वर्गीकरण, ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण भी किसके द्वारा दिया गया है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। विज्ञान का वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट भी अगस्त के कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। सामाजिक स्थैतिकीय और इसके अलावा सामाजिक गतिकी की बात भी इनके द्वारा की गई है। सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की बात भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा ही की गई है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने समाज को 3 भागों में विभाजित किया? सैनिक, विधिक और औद्योगिक समाज। स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, जोन्स यहाँ पर दिए गए। समाज को इन 3 भागों में किसने विभाजित किया है? सैनिक, विधिक, औद्योगिक, और यहाँ पर सैनिक, विधिक, औद्योगिक समाज दिया गया। यहाँ पर सही क्या होगा?
स्पेंसर यहाँ पर दिया गया है। अगर स्पेंसर की अगर हम बात करते हैं तो स्पेंसर ने यहाँ पर देखिए पहला बताया है इन्होंने सरल समाज, ठीक है, सरल समाज बताया है। इसके अलावा मिश्रित समाज बताते हैं, सरल समाज हो जाएगा, मिश्रित समाज हो जाएगा, स्पेंसर ने दूसरा मिश्रित समाज बताया है। तीसरे समाज की अगर हम बात करते हैं तो दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा, दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। और तीसरे की अगर हम बात चौथे समाज की अगर हम बात करते हैं तो ये इन्होंने तिहरे मिश्रित समाज बताया है, तिहरे मिश्रित समाज बताया है। तो ये चार जो प्रकार है समाज के वो किसके द्वारा बताए गए हैं, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज, ये स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं। और यहाँ पर सैनिक, वैदिक, औद्योगिक समाज की बात अगस्त कॉम्ट के द्वारा की गई है। दुर्खीम आप देख रहे हैं विकल्प में, तो दुर्खीम ने भी सरल समाज की बात की, ठीक है, सरल समाज की बात की है। इसके अलावा साधारण, साधारण मिश्रित समाज है, साधारण मिश्रित समाज हो जाएगा, साधारण मिश्रित बहुखंडीय, ठीक है, बहुखंडीय समाज है, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज हो जाएगा। इसके अलावा दोहरे, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, ठीक है। इस तरह से जो समाज की बात हो रही है खंड वाला, वो दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात आती है सरल समाज, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित, इस तरह से पूछा जाएगा तो वो स्पेंसर के द्वारा बताई गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दो गुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया, अभी बताया गया किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक उद्विकासवादी के नाम से जाना जाता है, सामाजिक उद्विकासवादी के नाम से किसे जाना जाता है, स्पेंसर को जाना जाता है। और इसके अलावा सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी ये जाने जाते हैं, सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी यह जाने जाते हैं स्पेंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया, पुस्तकें यहाँ पर देखिए, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, सोशोलॉजिकल एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। पार्सन्स ने इनमें से किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया, यहाँ पर पुस्तक है द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम है। अच्छा, बाकी की जो पुस्तकें ए, बी, ए, सी और डी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड होगा, ठीक है, मैथड होगा। और ये किसके द्वारा लिखी गई हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, आदर्शात्मक नियंत्रण की दृष्टि से पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उपव्यवस्थाओं का सही क्रम है, देखकर बताइए कौन सा है यहाँ पर सही क्रम। सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था और व्यवहारात्मक उपव्यवस्था दिया गया है, विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कार्ल मार्क्स, कॉल पॉपर, दुर्खीम, पार्सन्स, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताएं सही क्या है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दुर्खीम, ठीक है, दुर्खीम। प्रश्न अगर पूछा जाता है सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात किसने की है, तब यहाँ पर एडम स्मिथ का नाम आएगा, ठीक है। सर्वप्रथम सामाजिक श्रम विभाजन की बात किसने की है, सॉरी सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात किसने की है, एडम स्मिथ। लेकिन सामाजिक श्रम विभाजन की सबसे पहले बात किसने की है, तब वहां पर दुर्खीम का नाम आएगा, ठीक है, तब यहाँ पर दुर्खीम का नाम आएगा। इन्होंने श्रम विभाजन को दुर्खीम ने सिद्धांत भी दिया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार भारत एक भौगोलिक नाम या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं है बल्कि एक ऐसी शरीर धारणी देवी तथा शक्तिमयी मां है जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है और उनका पालन पोषण करती रही है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी, AR देसाई, श्री अरबिंदो, मनु। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर महात्मा गांधी, देसाई हैं, श्री अरबिंदो हैं, मनु यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर श्री अरविंदो होगा, सी यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनकी पुस्तक एक है द लाइफ डिवाइन, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन अहमवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और सुझाव देते हैं मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना उचित है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, श्री अरबिंदो, भगवान दास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन अहमवाद को मानवतावाद का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और सुझाव देते हैं कि मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना उचित है? यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर डॉक्टर भगवान दास होगा, विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स की अगर बात की जाए तो एक पुस्तक है इनकी द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसकी है? भगवान दास की है। अच्छा, एक अगर पूछी जाती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसकी है पुस्तक? ये कूले की है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कूले की है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी हो जाएगी? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये PH प्रभु की हो जाएगी। इसे आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस लग गया। ठीक है, तो ये भगवान दास की हो गई। केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता तो कूले है, हिंदू लग गया आगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये PH प्रभु की हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आ भी गई द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए बताया गया द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? भगवान दास की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भाषीय अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं 348, 349, 350 और 351। बताएं सही क्या होगा? यहाँ पर सही यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350। ठीक है, अनुच्छेद 350 होगा। आगे देखते हैं प्रश्न, व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क प्रणाली का अमूर्त रूप है। ऑप्शंस में यहाँ पर हैं CW मिल्स, SF नाडेल, H गर्थ, RK मॉर्टन। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर सही होगा SF नाडेल। ठीक है, SF नाडेल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शंस में है डार्विन, स्पेंसर, मार्क्स, हेगल। सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहां पर सही होगा स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं सामाजिक परिवर्तन की बात। सामाजिक संबंधों में करने वाले कौन है? मैकेवर। सामाजिक संबंध में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये बात किसके द्वारा की गई है? मैकेवर के द्वारा। किंग्सले डेविस किसे कहते हैं? तो किंग्सले डेविस ने सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर प्लस
फंक्शंस, सोशल स्ट्रक्चर प्लस जो फंक्शंस है प्रकार, इसमें परिवर्तन की बात इन्होंने की है। जब सामाजिक संरचना उसके प्रकारों में परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किंग्सले डेविस के द्वारा बात की गई है। गिडिन्स क्या कहते हैं, गिडिन्स आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये किसका कहना है, गिडिन्स का कहना है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समुदाय का उदाहरण है ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल, जनजातीय समूह यहाँ पर दिया गया है। समुदाय की अगर कुछ विशेषताओं की बात की जाए या लक्षणों की बात की जाए तो एक इसकी विशेषता है निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग इसकी विशेषता है। इसके अलावा विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, विशिष्ट नाम होता है। स्वतः विकास होता है इसका, समुदाय का क्या होता है, स्वतः विकास होता है। अनिवार्य सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है। अनौपचारिक नियम होते हैं। समान संस्कृति होते हैं। समान संस्कृति इसमें पाई जाती है। और इसकी क्या होती है, स्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, स्थायी प्रकृति होती है। सामुदायिक भावना पाई जाती है। ये सभी यहाँ पर आपको विशेषताएं बताई गई हैं कम्युनिटी से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ट्राइबल ग्रुप होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही। ठीक है, समुदाय के लक्षण या विशेषताएं, एक है निश्चित भूभाग, विशिष्ट नाम, स्वतः इसका विकास होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, अनौपचारिक नियम पाए जाते हैं, समान संस्कृति है, स्थायी प्रकृति होती है और सामुदायिक भावना इसमें देखने को हमें मिलती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह दलील किसने दी कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। वॉलस्टीन, एंथोनी गिडिन्स, डब्ल्यू रिट्जर, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं सही क्या होगा। वॉलस्टीन आप विकल्प में देख रहे हैं तो इन्होंने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है, वॉलस्टीन की है। एंथोनी गिडिन्स ने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को माना। आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है, ये किसका कहना है, एंथोनी गिडिन्स का कहना है। भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। ये बात किसके द्वारा की गई है, एंथोनी गिडिन्स के द्वारा। एंथोनी गिडिन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।